Assalamu alaikum everyone. This is Kinza Khan in Medical House Sitting 3. I hope that it finds you in perfect health. So today we are going to discuss, we'll just jump right into the topic, and this time I don't want to waste your time at all. Speaking of the topic, it is going to be about medical writing types, which we had, kind of discussed last time a bit, but this time we will go into further details, and this must help you in deciding your medical writing niche, right? So पहली बात तो ये है कि niche जो है वो बहुत important चीज़ है, और आपने अगर ये सोच लिया है कि ये जो बात मैं करती हूँ बार बार niche के हवाले से, वो बस ऐसे ही है, एक बात इसको पता चल गई है, एक लफ्ज़ इसने सीख लिया है और ये बोलती जा रही हैं, तो बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। निच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और निच इतनी इम्पोर्टेंट है कि आज के दौर में यू कैन नॉट अर्न गुड थ्रू कंटेंट राइटिंग, बी इट मेडिकल और नॉन मेडिकल, अगर आपको अपनी निच डिसाइडेड नहीं है और आप उसके मास्टर नहीं है। मास्टर से मेरा मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आपके पास कई क्लाइंट्स का एक्सपीरियंस हो। अगर आपको पता है और आप कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं ना कि जी मेरी ये नेचर, मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ, अगर आप बस सिर्फ कह सकते हैं, तो डेफिनेटली लिखना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, बिकॉज़ अगर आप रिसर्चर हैं अच्छे तो आप लिख सकते हैं। आपको गूगल इस्तेमाल करना आता है तो आप उस निच पे लिख सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपको उसमें इंटरेस्ट हो, रिसर्च करने में इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप रिसर्च नहीं कर सकते, ठीक है? तो इसलिए मेडिकल राइटिंग की टाइप्स पता होना बड़ा ज़रूरी है, और फिर हेल्थ एंड वेलनेस की निचेस पता होना बड़ा ज़रूरी है, जिसके अंदर काम होता है, ठीक है? और हम आज वो डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको एक चीज़ बताती चलूँ ताकि कन्फ्यूजन ख़त्म हो। बहुत ज़्यादा मैंने शायद कॉम्प्लिकेटेड कर दिया लास्ट टाइम। तो देखिए, राइटिंग जो है ना इन जनरल उसकी दो टाइप्स हैं, फिक्शन नॉन फिक्शन, ठीक है? नॉन फिक्शन के अंदर देयर इज़ अ टाइप वी कॉल इट टेक्निकल राइटिंग, राइट? एंड इन टेक्निकल राइटिंग देयर इज़ अ टाइप ऑफ राइटिंग वी कॉल इट मेडिकल राइटिंग। तो क्या मतलब हुआ इस बात का कि मेडिकल राइटिंग बेसिकली टेक्निकल राइटिंग है, और टेक्निकल राइटिंग क्या होती है? टेक्निकल राइटिंग जो है वो टाइप ऑफ राइटिंग होती है जिसके अंदर आपकी जो है टेक्निकलिटी ज़्यादा इन्वॉल्व्ड हैं और आपकी क्रिएटिविटी कम इन्वॉल्व्ड है, ठीक है? मैं इसको बहुत प्रिसाइज और बहुत ही नॉन प्रोफेशनल वे में आपको बता रही हूँ, लेकिन आई जस्ट वांट यू टू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है? तो टेक्निकल राइटिंग वो चीज़ है जिसके अंदर आप ऐसे इधर उधर की बातें नहीं कर सकते, आपने टू द पॉइंट रहना होता है, और आपने सिर्फ अपनी जो है नॉलेज को और साइंटिफिक इंफॉर्मेशन को देखते हुए बात करनी होती है, आप क्रिएटिव नहीं हो सकते उसके अंदर बहुत ज़्यादा। हाँ, ये ज़रूर है कि देखें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट होता है, उसको डिफरेंट तरीके से लिखा जाता है। तो ये ज़रूर है कि आप उसको उसकी सीक्वेंस के अंदर क्रिएटिव हो सकते हैं कि जी मैं स्टार्ट ऐसे करूँगा, बॉडी बॉडी ऑफ द टेक्स्ट ये होगी और उसका कंक्लूजन ये होगा। लेकिन आप उसके कंटेंट को लेकर क्रिएटिव नहीं हो सकते, ठीक है? सो मेडिकल राइटिंग क्या है कि इसमें रिसर्च और साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ज़्यादा इन्वॉल्व है। अब हम आगे चलते हैं टाइप्स की तरफ, और टाइप्स को आपने बड़े गौर से सुनना और समझना है, ठीक है? रेगुलेटरी राइटिंग है एक टाइप मेडिकल राइटिंग की, और दूसरी टाइप हमारे पास है एजुकेशनल राइटिंग, ठीक है? अगर हम इसको बहुत बहुत प्रिसाइजली क्लासिफाई करें तो, लेकिन मैं इस क्लासिफिकेशन से एग्री नहीं करती, ठीक है? तो आप लोगों को मज़ीद समझाने के लिए मैंने फर्दर एक लिस्ट बनाई है टाइप्स की, जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, ठीक है? एंड दैट इज़ बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस। लेकिन पहले मैं ये 2 टाइप्स के बारे में आपको थोड़ा-सा बता देती हूँ। रेगुलेटरी राइटिंग जो है, जिसको नॉर्मली हम रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट्स के उसमें देखते हैं, इसके अंदर वी नॉर्मली डील विद रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट्स, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, साइंटिफिक डेटा, and normally regulatory writing is highly technical, dry, boring, and it is normally for pharma industries, right? तो आप इसके अंदर जो है ना हरगिज़ भी आप सिर्फ इसको तब ऑप्ट करेंगे जब आपको इसमें वाकई दिलचस्पी है और आपको टेक्निकल स्टफ पसंद है। नॉर्मली रेगुलेटरी राइटर्स जो हैं उनके लिए डिमांड्स भी बड़ी हाई होती हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज की, उसके अंदर दे आर नॉर्मली डिमांडिंग पीपल हु आर रिसर्चर्स who have done MPhil in a particular subject, जिसके अंदर भी वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री स्पेशलाइज कर रही है, और who are PhD, और रेगुलेटरी राइटिंग जो है अगेन इट डिमांड्स एक्सपीरियंस एज वेल।
तो usually regulatory writing is really tough, लेकिन really interesting for some people as well. So I just don't want to present it like something that you should never do or never try to do, because honestly मेडिकल राइटिंग के अंदर द मोस्ट हाई पेइंग रेगुलेटरी राइटिंग है. और अगर आप लिंक्डइन पे जाएंगे और अगर आपने जॉब सर्च ओपन की हुई है तो रोज की बिना पे अगर मेडिकल राइटर कोई मांगा हुआ होता है तो वो रेगुलेटरी राइटर होता है. तो यानी स्कोप भी बहुत है इसका as compared to the types of medical writing. और फिर सिर्फ they are not asking about it, but also they pay really high to regulatory writers because they know the cruciality, the sensitivity, sorry, of the task. और sensitivity of the task क्यों है? क्योंकि आप एफडीए फेडरल ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग उन डॉक्यूमेंट्स को लिख भी रहे होते हैं. और नॉर्मली एक और आसान तरीके से आपको ये बता दूं कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज ने अगर कोई पेटेंट या नया ड्रग बनाया है या कोई ड्रग की डोजेज फॉर्म या फॉर्मुलेशन बनाई है तो उसको अप्रूव कराने के लिए फ्रॉम द एफडीए दे नीड अ रेगुलेटरी राइटर जो उसकी गाइडलाइंस के मुताबिक उस डॉक्यूमेंट को लिखेगा, उसकी स्पेसिफिकेशंस बताएगा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की. और ये सब सारी बात उस पर डिपेंड करती है वो कितने अच्छे से उस काम को कैरी आउट करता है टू कन्विंस एफडीए टू अप्रूव द ड्रग, राइट? So regulatory writing is a sensitive, critical, and crucial and technical task, but yet it is a bit dry because you have to be highly specific to FDA guidelines, to regulatory guidelines, and all. So this is called regulatory writing, और ये इसीलिए बिल्कुल अलग है from educational medical writing, जिसके अंदर we try to educate either HCPs, healthcare professionals, or we try to educate patients. इसके अंदर फर्दर भी टाइप्स हैं. और जस्ट टू मेक इट अ बिट इजियर फॉर यू ऑल मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ कि फ्रीलांस मेडिकल राइटिंग जो है ना, क्योंकि देखें मेडिकल राइटिंग एज इन जनरल अगर आप देखें तो नॉर्मली रेगुलेटरी राइटर्स को तो कंपनीज डिमांड देम on board in the regulatory research and that developmental department. So normally वो directly recruit करते हैं, they don't outsource the work a lot. लेकिन मैंने recent times में देखा है कि बहुत सारी यूएस की अच्छी कंपनीज जो हैं वो फ्रीलांसर्स को रिमोट वर्क के लिए हायर करती हैं फॉर रेगुलेटरी राइटिंग. ठीक है, सो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यू कैन बी pretty much working well as a freelance content writer and that too as a regulatory medical writer. ठीक है, तो लेकिन बात यह है कि अगर सिर्फ फ्रीलांस मेडिकल राइटिंग की बात करें तो वी नीड टू ब्रेक डाउन दिस पर्टिकुलर एरिया ऑफ राइटिंग और एक्सपर्टीज. और उसके हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो आई हैव अ लिस्ट जिसमें काम भी आता है और अच्छा काम होता है, हाई पेइंग भी होता है. और आपकी जो बैकग्राउंड है वो भी उसमें इन्वॉल्व है समहाउ, यानी एजुकेशनल बैकग्राउंड और आपकी एक्सपर्टीज और स्किल सेट भी. तो हैविंग सेड दैट, let's jump into this freelance medical writing wali classification, which is premium and specifically created by Akasious. आई होप कि अगर इसमें आपको कोई कमी बेशी लगे तो आप बाद में मुझे ईमेल कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आपने ये टाइप मिस कर दी है. लेकिन टॉकिंग अबाउट दैट डायरेक्टली, एक तो है मैन्यूस्क्रिप्ट राइटिंग आती है मेडिकल राइटिंग के अंदर. इसमें मेडिकल मैन्यूस्क्रिप्ट राइटिंग के अंदर यू हैव टू राइट मैन्यूस्क्रिप्ट्स फॉर people who are researchers. और आपने उसमें बेसिकली रिसर्च आर्टिकल्स लिखने होते हैं. मैन्यूस्क्रिप्ट राइटिंग के अंदर मैगजीन्स का कंटेंट लिखना होता है, हेल्थ मैगजीन्स, मेडिकल रिलेवेंट मैगजीन्स जो नॉर्मली हम जिनको उन मैगजीन्स को हम एक्सेस देते हैं टू प्रोफेशनल्स. ठीक है, वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के अलावा किसी और के पास नहीं जाते. तो एंड दे आर नॉर्मली बाय द फार्मास्यूटिकल कंपनीज. तो आपने इस तरह के मैन्यूस्क्रिप्ट्स लिखने होते हैं, बुक्स भी लिखनी हो सकती हैं, वो भी समहाउ जो आपकी मेडिकल इक्विपमेंट्स, डिवाइसेस, एंड अगेन दोज बुक्स आर आल्सो फॉर एचसीपीज, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स. तो ये सारी जो मैन्यूस्क्रिप्ट राइटिंग है ना, ये मेडिकल राइटिंग की एक टाइप हो सकती है, मेडिकल मैन्यूस्क्रिप्ट राइटिंग. ठीक है, दूसरी चीज ये है कि अच्छा, और मैन्यूस्क्रिप्ट राइटिंग इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. अपवर्क के ऊपर, फाइवर के ऊपर भी देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क रिलेटेड टू दैट. अक्सर लोगों को नॉन फिक्शन के अंदर साइंटिफिक रेलिवेंट कंटेंट जो है वो चाहिए होता है, या मेडिसिन रेलिवेंट कंटेंट चाहिए होता है फॉर द मैन्यूस्क्रिप्ट्स और बुक्स.
और वो घोस्ट राइटिंग में आपको ये काम दे रहे होते हैं जिसमें ऑब्वियसली आपको क्रेडिट्स नहीं मिलते लेकिन आपको पेमेंट बहुत अच्छी मिलती है. तो इफ़ यू आर ओनली लुकिंग फॉर पेमेंट एंड नो क्रेडिट्स, so this is your thing you can do. But at the same time you can also get medical manuscript writing jobs via LinkedIn or other job boards, and that is like way better than ghost writing. Or uske andar bhi you can have a continuous flow of work if you can prove your expertise. So manuscript writing is really good, and then we jump to another important specification in medical writing or type in medical writing, which is continuing medical education. Continuing medical education जो है CME, ये medical writers करते हैं. और इसके अंदर क्या होता है कि जो registered practitioners or physicians हैं, when they have graduated and they have passed out all their exams, तो उसके बाद there is a knowledge gap because medical field is an ever evolving field, और ये कभी भी खत्म नहीं होने वाली कि evolution इसकी रुक जाए. It is going to evolve. अब इस पर्टिकुलर इसमें जब कोई नया डिवाइस आया या जब कोई नई ड्रग आई या जब कोई नई डेवलपमेंट हुई डिजीज के साइंस के हवाले से, पैथोलॉजी में, फिजियोलॉजी में, कहीं पे भी कुछ कुछ भी, if there is a discovery by laboratories or anything, तो उसमें they normally to make it a success, obviously they want to reach out to physicians and they want to tell them about it. ठीक है. और दूसरा, physicians also want to know about that because they want to keep updated for the well-being of their patients. तो इसमें एक नॉलेज और एजुकेशन गैप आ जाता है. ठीक है. और उस गैप को फिल करता है आपका मेडिकल राइटर जो कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन स्पेशलिस्ट होता है, और वो CME प्रोजेक्ट्स और CME कंपनीज के साथ काम करता है टू राइट डाउन लिटरेचर रिव्यू आर्टिकल्स, ग्रांट प्रपोजल्स, पब्लिशिंग पेपर्स. इसमें भी थोड़ा बहुत रिसर्च वर्क आ जाता है या रिसर्च पेपर्स आ जाते हैं लाइक मैन्युस्क्रिप्ट राइटिंग. लेकिन ये है कि नॉर्मली इस तरह के इसमें जो स्पेशलाइज्ड है मेडिकल राइटर्स, वो particularly CME companies के साथ काम करते हैं. And you will see this on LinkedIn again because I have been working as a medical writer on LinkedIn for some time, because a number of people go on hiring me or companies go on approaching me. तो आप ये वर्ड अक्सर देखेंगे जब आप जॉब सर्च अपनी ऑन रखेंगे इस हवाले से, तो आप मेडिकल राइटर, एज अ मेडिकल राइटर, तो आप अक्सर देखेंगे दे विल बी डिमांडिंग CME एक्सपर्ट. तो CME कंपनीज जो हैं उनको अक्सर एक मेडिकल राइटर की ज़रूरत होती है. तो आपको इसकी डिटेल्स मैंने बता दी. अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है और आपको लगता है ये दैट यू कैन डू दिस लाइक कंटिन्यूअस, जो एक इवॉल्विंग एजुकेशनल सेक्टर है हमारा मेडिसिन रेलेवेंट, अगर आप उसमें स्पेशलाइज करना चाहते हैं और उसमें आप उसको फर्दर लेके जाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली दिस इज़ योर थिंग. ठीक है. तो यू शुड स्टार्ट फ्रॉम हियर. यू शुड ऑलरेडी स्टार्ट प्रेजेंटिंग योरसेल्फ एज एन एक्सपर्ट इन इट. वो आप कैसे करेंगे ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन अभी के लिए हम टाइप्स तक स्पेसिफिक रहते हैं. अभी 2 टाइप्स हो गई हैं. नेक्स्ट जो टाइप है हमारे पास वो है मेडिकल न्यूज़. टोटल 5 टाइप्स हैं जो मेरे पास हैं, सॉरी 6 टाइप्स हैं जो मेरे पास हैं. तो प्लीज गो ऑन राइटिंग. द थर्ड टाइप इज मेडिकल न्यूज़. मेडिकल न्यूज़ जो है इसके अंदर हम नॉर्मली जर्नल एज अ जर्नल्स और न्यूज़पेपर्स के साथ हम एज अ राइटर काम करते हैं. और इसके अंदर हमारा जो गोल होता है वो इंफॉर्मेशन देना होता है. ठीक है. उसके अंदर हमारा गोल रिसर्च वाला नॉलेज प्रोवाइड करना नहीं है, बल्कि न्यूज़ आर्टिकल्स के थ्रू, न्यूज़ कटिंग्स के थ्रू, मेडिकल फील्ड के अंदर जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है वो हमारा काम है देना. और मेडिकल न्यूज़ का बड़ा एक्टिव रोल रहा है कोविड-19 में. और क्योंकि एवरी राइटर कैन नॉट राइट अबाउट कैन गो अबाउट राइटिंग मेडिकल न्यूज़, क्योंकि मेडिकल जो टर्मिनोलॉजीज हैं they just can't understand it easily unless they are experienced in medical writing. तो इसलिए आपने देखा होगा कि कोविड-19 के टाइम पे मेडिकल न्यूज़ राइटर्स जो थे वो बहुत हाई डिमांड में थे. अगर नहीं देखा था तो मैंने देखा था. मेडिकल न्यूज़ राइटर्स बहुत हाई डिमांड में थे. और वो ऐसा था कि लाइक दे एवरी अदर, बहुत सारी नई वेबसाइट्स बन गई थी उसी टाइम में जल्दी-जल्दी, जस्ट टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट कोविड-19. और मेडिकल न्यूज़ जो है उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि लोग इंटरेस्टेड थे, लोग सर्च कर रहे थे कंटिन्यूअसली वेबसाइट्स के लिए, ये बिजनेस था, एंड दे वांटेड मेडिकल न्यूज़ राइटर्स. So that is why medical news, that is how medical news writing goes. And this is not just restricted to COVID-19, but
it is about like pandemic कहीं पर भी हो और कोई भी हो वो भी डिजीज एंड हेल्थ केयर डेवलपमेंट जो है हमारा सेक्टर पूरा हेल्थ केयर का और हेल्थ एंड वेलनेस का उसके अंदर जो कुछ भी है लोग people do look for news and latest updates and here actually आप इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे मेडिकल न्यूज़ को कंटिन्यूड मेडिकल एजुकेशन से क्योंकि एक तरह से कंटिन्यूड मेडिकल एजुकेशन भी तो बेसिकली इंफॉर्मेशन ही प्रोवाइड कर रही है तो कंटिन्यूड मेडिकल एजुकेशन सीएमई जो है दिस इज हाईली specialized field for specific to healthcare professionals targeted to healthcare professionals and it has nothing to do with general public लेकिन medical news जो है it also targets general public including medical जो सॉरी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनके अलावा इट ऑल्सो टारगेट जनरल पब्लिक तो मेडिकल न्यूज़ जो है बेसिकली ब्रॉडर है एज कम्पेयर टू सीएमई दूसरी बात ये है कि इस फ़र्क से ये फ़र्क पड़ता है कि आपकी लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज हो जाती है आप वो टर्मिनोलॉजीज जो एचसीपीज के साथ बड़े आराम से यूज़ कर सकते हैं वो आप जनरल पब्लिक के साथ नहीं यूज़ कर सकते दे डोंट अंडरस्टैंड द जारगॉन उसके बाद हम नेक्स्ट जो टाइप है उसको डिस्कस कर लेते हैं जो आप पहले कर चुके हैं दिस इज़ रेगुलेटरी तो मैंने आपको पहले बता दिया कि रेगुलेटरी क्या है तो ये हमारी बेसिकली चौथी टाइप है and then we have another very interesting type of medical writing जो मेरी personally बहुत favorite है and that is patient education तो पेशेंट एजुकेशन जो है ना इसके अंदर आप पेशेंट एजुकेशन के अंदर ना आप हरगिज भी ये नहीं कर सकते कि आप जारगॉन यूज करें ठीक है पेशेंट एजुकेशन के अंदर आपका टारगेट आपकी अनलाइक सीएमई आपका टारगेट ऑडियंस सिर्फ और सिर्फ पेशेंट होता है और आप उसको बहुत सारी चीज़ें आप माइंड में रखते हुए उससे बात करते हैं उसको कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं थ्रू योर राइटिंग मटेरियल और उन चीज़ों में सबसे ऊपर जो चीज़ है वो ये है कि उसकी अपनी जो डिजीज्ड स्टेट है आप उससे सेंसिटिव हों आप कंपैशनेटली बात करें ठीक है आप उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए लिख रहे होते हैं और आप हरगिज़ भी ये नहीं डायरेक्ट फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर सकते उन्हें which might hurt their mental health because they might be going through a lot due to a diseased state तो उसके अंदर like patients search a lot on cancer patients search क्योंकि it is something like certain symptoms होते हैं which directly point towards tumor or when doctor has already hinted on that तो patients do search it out और उस टाइम पे जब बंदे search it तो आपका जो मटेरियल है जो आपने लिखा हुआ है it is highly likely that it pops up before that patient somewhere in the world और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने उसको पेशेंट की डिजीज स्टेट के साथ सेंसिटिव होके और उसकी अंडरस्टैंडेबिलिटी को देखते हुए क्योंकि ही इज़ नॉट एन एचसीपी डज नॉट अंडरस्टैंड जारगॉन आपने वो लिखा हो इट इज़ नॉर्मली सिंपल और अच्छा इसके अलावा ये कि जो मैंने सिनेरियो बना दिया है ना ये वेबसाइट के हवाले से बनाया था ये हेल्थ एंड वेलनेस के अंदर भी पेशेंट एजुकेशन एक तरह से क्लासीफाई हो जाती है लेकिन हेल्थ एंड वेलनेस जनरल निच which people search a lot तो लेकिन इसके अलावा पेशेंट एजुकेशन के लिए हम फ्लायर्स भी लिखते हैं पोस्टर्स भी लिखते हैं बुक्स भी लिखते हैं पेशेंट एजुकेशन के लिए मैगजीन्स लिखे जाते हैं तो हर जगह जहाँ कहीं भी टारगेट ऑडियंस पेशेंट है और आप उसको एजुकेट करने के लिए लिख रहे हैं दिस इज कॉल्ड पेशेंट एजुकेशन एंड यू कैन कॉल योर सेल्फ एन एक्सपर्ट इन दैट इफ यू थिंक दिस इज व्हाट यू कैन डू तो पेशेंट एजुकेशन जो है वो मुझे इसलिए पसंद है कि यू कैन यूज सॉफ्ट लैंग्वेज स्वीट लैंग्वेज you can be less technical you can be compassionate here and you don't have to be in scientific stuff all the time and this is something I really like because technical writing really it is really boring और अगर आपने पहली बात आपने डिग्री उसमें की हो फिर दूसरी बात आप आगे भी उसी को परस्यू कर रहे हो तो बेसिकली आप एक बहुत ही ड्राई से इंसान बन जाते हैं विच आई रियली डोंट वांट टू बिकम so basically I like patient education but this does not mean that other types of medical writing are not your thing or that you should not pursue them definitely everyone has their area of interest my area of interest is patient education because I really like telling people about what I know right so or without getting questioned about that because obviously whatever I'm telling as a medical writer to my patient
My patient will rarely question my expertise in that. But of course, HCPs do question a lot. Healthcare professionals can question because they are way more knowledgeable than the medical writer sometimes. So ये सारी बातें हैं तो obviously आपकी जो है पेशेंट एजुकेशन के अंदर ना मुझे ये लगता है एक और बात कि आप अपने कदम बहुत आसानी से जमा सकते हैं, आपको कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती बिकॉज साइंटिफिक रिसर्च उतनी नहीं इन्वॉल्व जितनी इसके अंदर रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट्स में और सॉरी रेगुलेटरी में नहीं मैन्यूस्क्रिप्ट में और सीएमई में इन्वॉल्व होती है, ठीक है। और उसके बाद जो सिक्स टाइप ऑफ मेडिकल राइटिंग है, अगेन आई लाइक इट एंड आई बीन डूइंग इट, दिस इज मेडिकल कॉपी राइटिंग। तो मेडिकल कॉपी राइटिंग का आपको पता है, मैंने पहले बहुत बहुत बोल दिया इस पर, थोड़ा सा बस टच करूंगी, बाकी आपको पता होना चाहिए। मैंने मेरी दो सिटिंग्स जो हैं वो फार्मा कॉपी राइटिंग पे हैं, विच इज़ अ स्पेसिफिक निच, लेकिन आप उन्हीं सारी बातों को मेडिकल कॉपी राइटिंग पे शिफ्ट कर दें तो वो बेसिकली मेडिकल कॉपी राइटिंग होती है। तो मेडिकल कॉपी राइटिंग के अंदर ही हम फार्मा कॉपी राइटिंग को क्लासीफाई करते हैं। इसके अंदर हमारी इंटेंशन सेल करना होती है और हम मेडिकल डिवाइसेस को बायोटेक रिलेटेड डिवाइसेस को, रिसर्च मटेरियल को, इक्विपमेंट्स को, जो कुछ भी है, basically we are selling, and here our goal is to generate business. So this is medical copywriting again because it requires medical information, medical data, and it should be under regulatory guidelines and specific. You cannot sell everything in medical related niche very freely and openly. That's why medical copywriting is very important to master. और इसके अंदर आप ईमेल मेडिकल कॉपी राइटिंग भी कर सकते हैं, आप वेब मेडिकल कॉपी राइटिंग भी कर सकते हैं, आप जो है वो फ्लायर्स पोस्टर्स, आई मीन देयर इज अ लॉट, लेकिन व्हाट आई डू सबसे ज़्यादा इज वीडियो मेडिकल कॉपी राइटिंग। एंड वीडियो मेडिकल कॉपी राइटिंग बेसिकली अभी रिसेंटली मैंने एक लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ, पाकिस्तान की मल्टीनेशनल कंपनी है बेसिकली बट इन पाकिस्तान, आई स्टार्टेड वर्किंग विद देम। आई कांट रिवील देयर क्रेडेंशियल्स, लेकिन ये है कि due to copyright claims I can reveal their name, but the point is that it's an honor working with them. और उनके साथ जो है, मैंने उनकी वीडियो मेडिकल कॉपी राइटिंग के प्रोजेक्ट्स टेकअप किए हैं which they are loving. तो बेसिकली उनके साथ एक frequent flow of work चल रहा है। एंड वंस यू हैव स्टार्टेड, ये सबसे अच्छी बात है फ्रीलांस की, आपने एक दफ़ा शुरू कर दिया है अगर कुछ करना तो इट नेवर स्टॉप्स। और वीडियो कॉपी राइटिंग pays you higher than anything because, or it is easier as well because you're writing a script, but you have to be creative because you are writing a script and it should be easy, free of jargon, and interesting of course, and creative, कीपिंग इन माइंड द विजुअल्स जो उस पर डिस्प्ले किए जाएंगे स्क्रिप्ट के साथ। तो इस तरीके से हम मेडिकल कॉपी राइटिंग करते हैं। ये वीडियो कॉपी राइटिंग का हो गया, और इसके अलावा वेब कॉपी राइटिंग जो है, दिस इज़ माय स्ट्रॉन्ग सूट विच आई डू अ लॉट अगेन। उसके अंदर भी आप हर्बल मेडिसिन रिटेलर्स के लिए भी आप लिख सकते हैं, आप केमिकल मैन्युफैक्चरर्स के लिए लिख सकते हैं, आप इसके अलावा किसके लिए लिख सकते हैं? Let's just, you can write for it just left out of my mind. फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए लिख सकते हैं, एंड देयर इज अ लॉट। तो बात यह है कि वाइटामिन्स का बहुत ज़बरदस्त बिजनेस है, पूरी दुनिया में है, पाकिस्तान में भी है। तो वाइटामिन्स और सप्लीमेंट्स में जो सिर्फ डील करते हैं, आप उनके लिए भी लिख सकते हैं। तो यू हैव टू डिसाइड हियर कि आप किसके अंदर स्पेशलाइज करना चाहेंगे और किसमें, और या अगर आप सब में करना चाहते हैं तो दैट्स ओके टू, बट ऑफ कोर्स एवरीबडी नोज के हमारी स्ट्रॉन्ग साइड ये है और ये सारा हम थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्या आपको नहीं आता और क्या आपको आता है किस चीज़ के अंदर, एंड दैट यू ओनली रियलाइज आफ्टर वर्किंग एंड गेनिंग सम एक्सपीरियंस। सो इसके अलावा एक और चीज़ जो मैं मेंशन करना यहाँ भूल गई, और वो ये है एकेडमिक मेडिकल राइटिंग। एकेडमिक मेडिकल राइटिंग के अंदर आप जो है वो मेडिकल स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स के लिए रिसर्च पेपर्स लिखते हैं, एकेडमिक पेपर्स लिखते हैं। दे आर इन एपीए और एमएलए फॉर्मेट यूजुअली। और ये एक वो फील्ड है जो आप बहुत आसानी से जिसके अंदर आप एंटर हो सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा भी लिखना आता है तो। और अगर आपको थोड़ा सा ये फॉर्मेट्स को आप स्टडी कर लें कि रिसर्च आर्टिकल कैसे लिखा जाता है, तो ये इजी इसलिए है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो दुनिया में बहुत हैं, एंड एवरी नाउ एंड देन मेडिकल एकेडमिक राइटिंग के लिए तो क्यूरी मुझे मिलती ही रहती है।
تو मैंने ये देखा है कि इट इज़ वेरी इजी टू गेट इनटू इट। और अगर यू फाइंड इट डिफिकल्ट, तो ये लिख लें कुछ वेबसाइट्स के नाम जहाँ पे आप अकाउंट बना के एकेडमिक मेडिकल राइटिंग कर सकते हैं, हेल्थ रेलिवेंट कंटेंट में भी, और फार्माकोलॉजी, फार्मासी, कोई एक सब्जेक्ट पकड़ सकते हैं, उसमें भी कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। तो वो अगर आपकी बेसिक स्किल सेट है लिखने की तो आप ये काम कर सकते हैं। मैंने ये पहले इंस्टाग्राम पे भी एकेडमिक राइटिंग वेबसाइट शेयर की हैं, लेकिन यू कैन जस्ट राइट देम हियर। राइटर बे है, लिविंगस्टन रिसर्च है। वैसे राइटर बे के साथ मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा था एज़ कम्पेयर टू लिविंगस्टन, ऑनेस्टली। तो आप बहुत कोशिश करें कि आपका जो है वो वहाँ पे अकाउंट अप्रूव हो जाए, और सीरियसली इसको परस्यू करें। लाइक उसकी जो रजिस्ट्रेशन वाली सारी स्पेसिफिकेशन है, ये मत सोचें कि जी ये बस हो जाएगा। जब आपके पास तसल्ली से 1 डेढ़ 2 घंटे हों तब आप उसकी एप्लीकेशन को परस्यू करें, उस पर काम करें। जब आपको इंटरप्ट करने वाला कोई ना हो, यू कैन डू दैट एवरी नाउ एंड देन, ठीक है। ऐसे ही बैठ के आप खामा लोगों में बैठ के बस ऐसे ही हंसते खेलते अप्लाई नहीं कर सकते। वो आप करेंगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगी एप्लीकेशन, ठीक है। तो आपका फोकस होना चाहिए, अटेंशन होनी चाहिए। राइटर बे की एप्लीकेशन एक तो आपने राइटर बे के ऊपर ट्राई करना है, उसके अलावा आपने लिविंगस्टन रिसर्च पे करना है अप्लाई, यूवो कॉर्प पे करना है, और एक और बहुत अच्छी वेबसाइट है, दिस इज स्टडी पूल। यहाँ पे आप दो तरीकों से एकेडमिक राइटिंग के थ्रू, एकेडमिक मेडिकल राइटिंग के थ्रू अर्न कर सकते हैं। और रिसेंटली जब मैंने लास्ट टाइम चेक किया था, अच्छा पहले मैं आपको दो तरीके बता देती हूँ। एक तरीका है आप नोट्स सेल करके, आपने कोई भी नोट्स, आप लेट्स से यू आर फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट, आपने एनाटॉमी के बहुत ज़बरदस्त नोट्स बनाए थे, आपको बहुत शौक है बनाने का, आपने हैंड रिटन बनाए थे, यू कैन जस्ट कैम स्कैन देम, और कैम स्कैनर से स्कैन करें उसको, और स्कैन करके आप वो अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके नोट्स का टाइटल ठीक है, एसईओ ठीक है, सब ठीक है, लाइक इट इज़ समथिंग दैट पीपल सर्च, और एक दो लोगों ने आपके नोट्स खरीद लिए, तो उसके बाद दे विल गिव रिव्यूज, और फिर एक सिलसिला चल पड़ेगा। यू कैन अर्न मोर देन $7,000 थ्रू दिस वेबसाइट स्टडी पूल के थ्रू। आई डोंट नो पीपल पर्सनली जिन्होंने अर्न किया है, लेकिन उनकी वेबसाइट के ऊपर ये सब मेंशन्ड है। दिस इज अ हाईली क्रेडिबल वेबसाइट। आई नो अ गाय फ्रॉम यूएसए जिसने मुझे, लाइक इट वाज अ क्लाइंट बेसिकली, जिसने मुझे जो है $1,000 पे किए थे टू मेक एन अकाउंट ऑन स्टडी पूल। लाइक ही वाज दैट डेस्परेट कि मैं उसका राइटिंग वाला सारा जो रजिस्ट्रेशन है एप्लीकेशन की वो कर दूं सब। लेकिन मैंने उसे मना कर दिया था, क्योंकि उसके लिए आपका सीएनआईसी चाहिए होता है, आपकी सारी पर्सनल डिटेल्स भी चाहिए होती हैं। आई इनिशियली परस्यूड इट, बट बेसिकली आई रियलाइज दैट इट इज़ रॉन्ग, और ही वाज रेडी टू पे मी दैट मच। बट द पॉइंट इज दैट कि आप वो वहाँ पे यूएस में दे वर नॉट एक्सेप्टिंग एप्लीकेशंस फ्रॉम द यूएस, दे वर एक्चुअली एक्सेप्टिंग देम फ्रॉम द पाकिस्तान नाउ। तो इसलिए उसने मुझे परस्यू किया था, रीच आउट किया था। और लेकिन द थिंग इज दैट कि उसको मैंने उस एप्लीकेशन को रजिस्टर भी अपनी डिटेल्स देके करना था, जिसका मतलब ये था कि अगर वो एक्सेप्ट हो जाता है तो वो सारी इंफॉर्मेशन उसके पास चली जाएगी, और फिर मैं कभी भी स्टडी पूल पे काम नहीं कर सकती। तो बेसिकली आई डिड नॉट परस्यू दैट। बट द थिंग इज दैट कि आप ये देखें कि उसकी डिमांड कितनी है। अगर इतनी डिमांड है कि कोई इंसान $1,000 पे कर रहा है, जिसका मतलब ये है कि ही विल अर्न मोर देन दैट फ्रॉम दिस साइट, दैट्स व्हाई ही इज पेइंग समवन $1,000 टू हैव एन अकाउंट ऑन इट। तो इसलिए अगर आपका अकाउंट एक्सेप्ट हो जाता है एज अ माइक्रो ट्यूटरिंग के लिए, जिसमें आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर देते हैं, अगर आपको लोगों को बताने का शौक है, इफ यू नो एनाटमी, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, एनी सब्जेक्ट आउट ऑफ दिस मेडिकल फील्ड एज वेल, तो आप वो टीच माइक्रो ट्यूटर कर सकते हैं वहाँ पे। और उससे कमाने वालों ने बहुत कमाया है, और ना कमाने वालों ने कुछ नहीं भी कमाया। सो इट डिपेंड्स ऑन यू। अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है तो आप फिर भी अपने नोट्स वहाँ पे सेल कर सकते हैं। तो एक ये तरीका है एज अ मेडिकल राइटर। अगर आपके पास अपने नोट्स बने हुए नहीं है, तो आई नो पीपल जो पर्सनली खुद बना के स्पेसिफिकली टू सेल देम ऑन स्टडी पूल नोट्स को अपलोड करते हैं। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे पास टाइम नहीं है इस चीज़ का, तो आई हैव नॉट ट्राइड दैट। उसके अलावा एक चीज़ ये है कि मेडिकल राइटिंग के अंदर ही स्टडी पूल के अलावा भी आप लिंक्डइन पे भी, अगर आप एज अ एकेडमिक मेडिकल राइटर खुद को रिकॉग्नाइज करवाना चाहें, तो डेफिनेटली यू यूज दिस कीवर्ड एंड यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ पीपल हु आर लुकिंग फॉर एकेडमिक मेडिकल राइटर्स। तो एकेडमिक मेडिकल राइटिंग भी एक सेवन्थ बेसिकली टाइप है।
جس کو آپ پرسیو کر سکتے ہیں if you want. لیکن اگین ان پاکستان دیر آر پرابلمس لائک ایتھیکل ہے نان ایتھیکل ہے کیا ہے، تو وہ آپ خود ہی سارٹ آؤٹ کر لیں. میرا مقصد تھا کہ میں آپ کو ٹائپس کے بارے میں بتا دوں. اور انفارچونیٹلی ٹائم پھر سے بہت 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 زیادہ ہو گیا ہے، تو ہم اس کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں. آپ کے پاس کوئی کویشچنز ہو تو آپ ضرور پوچھیں، اور ہم اپ کمنگ جو ہماری وائس اوورز ہوں گے اس میں پھر اس کو فردر ڈسکس کریں گے. اچھا، ایک اور چیز، فارما کاپی رائٹرز میرے سے بہت زیادہ یا فارما کنٹینٹ رائٹرز میرے سے بہت زیادہ پوچھتے ہیں کہ جابس کے بارے میں کچھ بتائیں، لنکڈ ان کے علاوہ کچھ کوئی جگہ بتا دیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کو لنکڈ ان سے نہیں مل رہی نا جاب، تو کہیں اور سے ملنا اور بھی زیادہ مشکل ہے، کیونکہ لنکڈ ان کے اوپر بہت زیادہ ریکروٹرز موجود ہیں اور وہ لنکڈ ان کو ٹرسٹ کرتے ہیں ود پروفیشنلز. تو آپ کو ریئلی اس کے اوپر کام کرنا چاہیے، اپنی پرسنل برانڈنگ پہ کام کریں، اپنی اسپیسیفک نچ پہ کام کریں، آرٹیکلس لکھ کے میڈیم پہ پبلش کریں، اپنی پورٹ فولیو ڈیولپ کرنے پہ کام کریں، بٹ ڈو دیٹ. اور دوسری چیز یہ کہ اسٹل اف یو آر ناٹ فائنڈنگ اینی جابس دیئر، تو ایک دو یہ نام میں بتا دوں. ایک یہ snaphunt.com ہے، لکھ لیں اس کو، اسنیپ ہنٹ. ایک flexjobs.com ہے، اس کو بھی لکھ لیں. یہ ریموٹ جابس کے بورڈز ہیں جو آپ کو مل جائیں گے، ویب سائٹس ہیں جن پہ آپ کو جابس پوسٹنگس نظر آتی ہیں. ایک ہمارے پاس جو ہے وہ farmyweb.com ہے، فارمی ویب which is specifically for pharma relevant یہاں پہ یہ جابس بھی پوسٹ کرتے ہیں، فارما ایڈیٹنگ کی، کاپی رائٹنگ کی اینڈ آل. اور اس کے علاوہ یہ انفارمیشن بھی بہت ساری دیتے ہیں ریلیونٹ ٹو دیٹ فارما کاپی رائٹنگ اور فارما کنٹینٹ رائٹنگ. تو ان کا نیوز لیٹر مطلب آئی لائک دیئر ای میلس، اور آئی ہیو نیور ریسیوڈ اینی جاب فرام دیئر بیکاز ضرورت نہیں پڑتی، لیکن مے بی اٹ ورکس فار یو. تو farmyweb.com، آئی ہوپ دیٹ میں نے آپ کو انف انفارمیشن دے دی ہے اس والی میڈیکل ہاؤس سیٹنگ کے اندر. اور اس کے علاوہ کوئی آپ کے کوشچنز ہیں تو پلیز فیل فری ٹو آسک. کوئی چیز اگر میں نے غلط کہہ دی ہے تو پلیز معذرت. آئی ہوپ دیٹ the information proves helpful to you. اللہ حافظ and take care.